हेलो दोस्तों, ऑनलाइन जॉब के ओके जॉब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। इसमें हम पढ़ रहे थे अभी भारत का एकीकरण और राज्यों का पुनर्गठन। उसी के अगली कड़ी में हम देखेंगे राज्यों का पुनर्गठन किस तरीके से होता है। हमने अभी तक पढ़ा था कि भारत का एकीकरण कैसे हुआ था, जो एकीकरण की जो प्रक्रिया रही थी, इससे पहले के भाषाओं का राज्यों का कैसे गठन किया गया और किस तरह से भारत का विभाजन के आधार पर कितनी रियासतें थी जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन जी ने एक स्तंभ के रूप में भारत में स्थापित कर दिया। तो जैसे वीपी मेनन जी और सरदार पटेल जब एकीकरण करते, उस प्रक्रिया के दौरान कुछ रियासतें ऐसी भी थी जो भारत में नहीं मिलना चाहती थी और कुछ थी जो स्वतंत्र रहना चाहती थी, जैसे जम्मू कश्मीर। तो उनको भी किसी न किसी तरीके से भारत में मिलाया गया और भारत को जो वर्तमान में जो भारत का स्वरूप हमारे सामने आता है उसको एस्टैब्लिश किया गया, बनाया गया। तो इसके बाद में अब जो राज्य थे उनको भी धीरे धीरे पुनर्गठित किया गया, क्योंकि भाषा के आधार पर डिमांड होने लगी थी, या फिर क्षेत्र और संस्कृति जो थी, भाषा और संस्कृति स्पेशली। जो एक क्वेश्चन बनता है, हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्यों का पुनर्गठन जो हुआ था किस आधार पर हुआ था, अर्थात क्या आधार था इसका। जब या फिर कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश जो राज्य बना था किस आधार पर इनका गठन किया गया था, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। तो भाषा, वहां पर कुछ भी आ सकता है, भाषा एवं संस्कृति एवं संस्कृति, अर्थात भाषा और संस्कृति के आधार पर संस्कृति के आधार पर भारत का प्रथम राज्य जो बना था वो आंध्र प्रदेश बना था। तो हम इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे कि राज्यों का पुनर्गठन, अर्थात भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से किया गया था। इसके प्रक्रिया में हम देखते हैं कि सबसे पहले, अर्थात भारत की आज़ादी के बाद, भारत की स्वतंत्रता के बाद में इसके लिए एक कमेटी बनी थी, उसका नाम था एस के धर कमेटी। एस के धर कमेटी बनी थी। इस एस के धर कमेटी में जो अध्यक्ष थे वो श्री एस के धर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, जो बहुत बड़े जानकार थे। अन्य सदस्यों में जगत नारायण, टाइपिंग एरर्स है बहुत सी जगह, जगत नारायण और पन्नालाल प्रमुख थे। सदस्य तो 4 थे, लेकिन इनमें जो प्रमुख थे वो थे जगत नारायण और पन्नालाल, ये प्रमुख थे। इन जब समिति बनाई गई थी, एस के धर समिति जब बनाई गई थी, तो इसमें जो रिपोर्ट दी गई थी वो दिसंबर 1948 को रिपोर्ट दी गई इस समिति की। और इसमें कहा गया कि राज्यों का गठन जो था प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, न कि भाषा के आधार पर। क्योंकि भारत में, मैंने पहले बताया था इससे पहले के लेक्चर में, आप देखना कि भारत में अनेक संस्कृति, भाषा, सभ्यता और रीति रिवाजों के लोग रहते थे। तो भारत में, क्योंकि मद्रास जो एरिया था भारत का, इसमें मद्रास जो एरिया था भारत का, इसमें वर्तमान आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, जो दोनों राज्य इसमें आते थे, और दोनों ही राज्यों की अलग अलग भाषा और संस्कृति थी। तो यहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने मांग की, अर्थात पोटी श्री रामलू ने मांग की कि हमको अलग से, हमारी संस्कृति अलग है, तो हमारी संस्कृति और भाषा के आधार पर हमको एक अलग राज्य बनाकर दिया जाए। तो जब इन्होंने मांग की, तो इसी मांग को देखते हुए स्वतंत्रता के बाद में भारत में राज्य पुनर्गठन आयोगों का गठन किया गया, जिनमें पहले आयोग थे वो एस के धर आयोग था। और एस के धर आयोग ने इस समिति ने सिफारिश की कि राज्यों का जो गठन था वो प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, भाषा के आधार पर नहीं हो। लेकिन ये तो एक प्रक्रिया थी और इसमें कहा गया था, लेकिन जो इंटेंस था वो बहुत बड़ा होता चला गया, लगातार विद्रोह होता चला गया, लगातार आंदोलन बढ़ता चला गया। और जब ये आंदोलन बढ़ा तो भारत सरकार उस टाइम पे, उनको ये ध्यान में था कि हम एक और कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी भी ये डिसाइड करेगी, अर्थात वो ये निर्णय लेगी कि किस तरीके से भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, अर्थात भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए या नहीं। अगर किया जाए तो कैसे, अगर नहीं किया जाए तो उसके कारण, उसके तथ्य देने थे। तो 1948 में, दिसंबर 1948 में, 1948 में भाषाई प्रांत समिति या फिर जेवीपी
इसी समिति को बासाई प्रांत समिति भी कहा जाता है। बासाई प्रांत समिति में JVP का मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू, V से वल्लभ भाई पटेल और P से पट्टाभी सितारमैया। ये सब कांग्रेस के टॉप लीडर थे और इनके अध्यक्षता में बासाई प्रांत समिति बनाई गई और इन्होंने अपना जो निर्णय दिया वो भी यही था कि राज्यों का जो पुनर्गठन किया जाए वो भी प्रशासनिक आधार पर ही हो, क्योंकि जो इससे पहले एसके दर समिति बनी थी उसने भी यही कहा था, अर्थात उसकी जांच करने के लिए उसमें जो तथ्य दिए गए थे उसमें प्रशासनिक आधार की जो बात की गई थी उन्हीं को जानने के लिए, उन्हीं के बारे में आगे जानकारी लेने के लिए, अर्थात उसी पर चर्चा करने के लिए कह सकते हैं यह समिति बनाई गई। और इस समिति ने भी पाया कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं किया जा सकता, प्रशासनिक आधार पर ही राज्यों का निर्माण किया जाए। लेकिन दोस्तों मैंने पहले बताया कि आग तो लग चुकी थी, अब क्या था, अब तो सब जगह यही होना था कि हर राज्य इस फिराक में बैठा था, हर स्टेट अपनी संस्कृति के आधार पर बैठा था कि हमको एक अलग राज्य, अलग संस्कृति का दिया जाएगा बना करके। लेकिन अब विद्रोह जो था वो और भी तेज हो चुका था और जो पोटी श्रीमालू थे वो भी लगातार आंदोलन में आमरण अनशन पर बैठ गए। ऐसी कंडीशन में एक ही स्थिति पैदा होती है, या तो राज्य बना दिया जाए या फिर नहीं बनाया जाए, ध्यान ना दिया जाए। लेकिन क्योंकि भारत का एक अभी भी शेष अवस्था में ही था, ये से कह सकते हैं, भारत अभी बना ही था और कभी भी कोई भी लीडर ये नहीं चाहेगा, कोई भी पार्टी, कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि भारत के पहले 2 टुकड़े हो चुके थे कि तीसरा टुकड़ा नहीं हो जाए, किसी तरीके से इस तरह के विद्रोह और ज़्यादा नहीं हो जाए। इसलिए जब ये रिपोर्ट दी गई तो और इंटेंस पैदा हो गई थी पोटी श्रीमाली जी के द्वारा। और राज्यों को पुनर्गठन करने के लिए, मैंने पहले बताया था कि राज्यों को पुनर्गठन के लिए इन्होंने राज्यों को विभाजित करना शुरू करा था, लेकिन इससे पहले इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग करी थी, उसी पर यह रिपोर्ट दी गई थी। फिर हम आगे देखते हैं इसी कड़ी में कि 1950 में भारत में राज्यों को 4 भागों में बांट दिया गया। इसमें भाग क, भाग ख, भाग ग और घ, इस तरीके से भारत के राज्यों को A, B और C, D स्टेट में बांट दिया गया। ए में थे 8 राज्य जिनमें असम, बिहार, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, मध्य प्रांत और पश्चिम बंगाल। इस तरीके से ये राज्य, ये प्रांत, ये भाग में आ जाते हैं। और हैदराबाद, J&K जो पहले पूरा राज्य था, J&K, मध्य भारत जो वर्तमान मध्य प्रदेश है, लगभग वो एरिया, मैसूर, पटियाला और जो पूर्वी पंजाब था, क्योंकि भारत का विभाजन क्या हो गया था, उसमें पश्चिम पंजाब जो था वो पाकिस्तान के पास था और पूर्वी पंजाब हमारे पास था। उसका पूर्वी पंजाब, सौराष्ट्र जिसमें मांग की गई थी जूनागढ़ रियासत, वो वाला सौराष्ट्र राज्य था उस टाइम पे। त्रावणकोर जो केरल में था, अभी जो केरल में आता है, और विंध्य प्रदेश, ये सब भाग ब में मान ले गए। और भाग स में दोस्तों, इसमें एक राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए आने वाले एग्जामों में, तो ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि राजस्थान 1950 में जब राज्यों का एक कैटेगरी बनाई गई थी, 4 कैटेगरी, उनमें से राजस्थान कौन सी कैटेगरी में शामिल था, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और आने वाले एग्जामों में बहुत बार महत्वपूर्ण है उसके लिए। तो बी कैटेगरी में राजस्थान शामिल था। राज्यों का जब 4 भागों में बांटा गया था तो बी में राजस्थान था, बी या ख। तो इसके बाद में देखते हैं कि भाग सी में अजमेर आता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, अजमेर किसमें था, क्योंकि अजमेर भी उस टाइम पे एक कमिश्नरी स्टेट था और अलग से राज्य था। राजस्थान में अलग राज्य के रूप में अजमेर को बढ़ाया गया था। और भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा, इस तरीके से 3 भागों में राज्यों का विभाजन कर दिया गया, अर्थात इनको कैटेगरी बना दी गई। और
चौथी जो कैटेगरी थी उसमें एक केंद्र शासित प्रदेश था, वो था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इस प्रकार देखते हैं कि भारत में इन जो आयोग बने थे इनके आधार पर भारत को 4 भागों में बांटने की सिफारिश की गई। भारत को मतलब इस कैटेगरी में बांट दिया गया, स्टेट्स को 4 कैटेगरी में बांट दिया गया। और इसके बाद हम देखते हैं कि पोटिश्री मालू जो है वो आंदोलन शुरू करते हैं और उन्हीं की भी एक मांग रहती है कि हमें भाषा के आधार पर, मैंने पहले बताया था इससे पहले जब राज्यों को कैटेगराइज नहीं किया गया था उससे पहले, कि इस तरह का आंदोलन चल रहा था पोटिश्री रामलू के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश में। तो हम देखते हैं कि पोटिश्री रामलू और आंध्र प्रदेश में किस तरह की प्रतिक्रियाएं हो रही थी, किस तरह की आंदोलन चल रहा था। उनमें एस.के. दर आयोग की जब सिफारिश आई थी, रिपोर्ट आई थी, तो उस रिपोर्ट के आधार पर कहा गया था कि राज्यों का विभाजन जो है नहीं किया जाएगा, अर्थात राज्यों का रिफॉर्मेशन, राज्यों का निर्माण जो किया जाएगा, पुनर्गठन किया जाएगा, वो प्रशासनिक आधार पर किया जाएगा। और जब प्रशासनिक आधार पर किया जाएगा तो इसका मतलब था कि पोटिश्री रामलू की जो मांग थी उस पर विचार नहीं किया जाएगा। अब आंदोलन बहुत बड़े लेवल पर और भी तेज गति से फैलता जा रहा था और उन्होंने मद्रास राज्य की मांग की थी तमिलनाडु से तेलुगु भाषी क्षेत्रों के लिए। तो आंदोलन और तेज से फैलता जा रहा था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि अपनी भूख हड़ताल शुरू कर दी और अपनी भूख हड़ताल से इन्होंने इनकी मृत्यु हो गई, पोटिश्री रामलू की मृत्यु हो जाती है, जो तमिलनाडु के बहुत बड़े कांग्रेसी लीडर थे। अब जब इस तरह की घटनाएं घटित हो जाती है तो कांग्रेस सरकार बैकफुट पर आ गई और उनको एटलीस्ट ये निर्णय लेना था कि होना करना क्या है, मतलब कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करना है या नहीं। तो जब इनकी मृत्यु हो जाती है, दोस्तों ये जो डेट है, इन्होंने कितने दिन हड़ताल की थी इसमें सस्पेंस रहता है हमेशा, कभी 58 आता है तो कभी 56 आता है, कहीं 54 तक भी डेज के बारे में बात की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि किस नेता की भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो जाती है भाषा आधार पर राज्य मांग करने के लिए, वो थे पोटिश्री रामलू, पोटिश्री रामलू। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर मद्रास से अलग करके तेलुगु भाषी क्षेत्रों के लिए एक आंध्र प्रदेश नाम से नया राज्य बना दिया जाता है। इस तरह आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर निर्मित होने वाला भारत का पहला राज्य बन जाता है। तो मैंने पहले बताया है कि ये भारत है और इसका जो ये एरिया है, ये वाला एरिया है, ये यहाँ में ये पूरा जो एरिया है ये मद्रास है। और मद्रास में अब जो ये उत्तरी जो भाग है ना इसका, ये उत्तरी भाग जो है इसमें तेलुगु भाषी लोग रहते थे, उत्तरी भाग में रहते थे तेलुगु भाषी, और जो इसका साउथर्न पार्ट था, दक्षिणी भाग था, इसमें रहते थे तमिल भाषी। तो जो पोटिश्री रामलू थे, इन्होंने उत्तरी भाग को एक अलग राज्य के रूप में अर्थात तेलुगु भाषा को अपनी भाषा और भाषाभाषी क्षेत्रों में एक अलग राज्य बनाकर देने की मांग की थी। तो इस प्रकार इस क्षेत्र के लिए आंदोलन चला। आंध्र प्रदेश इस क्षेत्र में एक नया राज्य बनकर आता है, आंध्र प्रदेश। अर्थात आंध्र प्रदेश जो था वो भारत में भाषा के आधार पर निर्मित होने वाला पहला राज्य था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट आयोग है, वो है फजल अली आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग। फजल अली आयोग एवं राज्य पुनर्गठन आयोग, इसका गठन दिसंबर 1953 को किया गया था। दोस्तों आंध्र प्रदेश के बाद मैंने पहले कहा था कि अब आग तो लग चुकी थी और आग फैलेगी। सब राज्य इस फिराक में बैठे थे कि कहीं न कहीं आंध्र प्रदेश का रिफॉर्मेशन कर दिया जाए भाषा के आधार पर, और हम भी हमारी मांग मानने के लिए आंदोलन करेंगे। जो कुछ भी हथियार, जो कुछ भी इन्होंने बातें करनी थी वो करेंगे। तो इन्होंने आंध्र प्रदेश के बाद अन्य राज्य द्वारा भी मांग की जाने लगी। जब आंध्र प्रदेश के द्वारा उनका निर्माण करने की जाने लगी, दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया जाता है। इनको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कहा जाता है। इसका निर्माण किया जाता है। इसके 2 सदस्य थे, जिसमें यह भी पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण कब होता है, राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण कब होता है।
इसके बाद में पूछा जाएगा कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली थे इसके अध्यक्ष। इसके बाद में कौन कौन सदस्य थे, कितने सदस्य थे, तो 2 सदस्य थे, और 2 सदस्यों में कौन कौन थे, के.एम. पणिकर थे और एच.एन. कुंजरू थे, हरदेनाथ कुंजरू थे। इन्होंने, इस समिति ने अपनी जो रिपोर्ट थी 2 साल के बाद में दी, अर्थात 1955 में अपनी दी। और इस रिपोर्ट ने पहली बार राज्यों को, क्योंकि आंध्र प्रदेश तो बन गया था, लेकिन उसके बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग अर्थात फजल अली आयोग बना, और इसने, क्योंकि अलग राज्यों ने प्रत्येक राज्य, जो मैंने पहले बार बोला था कि हर राज्य बैठा था कि कैसे न कैसे आंध्र प्रदेश को मिलता है और हम भी अपनी मांग को मनवा लेंगे, तो इसी की देखरेख में, अर्थात इसी की तरीके से राज्यों का पुनर्गठन किया जाए या नई भाषा के आधार पर, तो उसी के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग अर्थात फजल अली आयोग बनता है। और हरदेनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर 2 साल तक काम करते हैं और 1955 में अपनी रिपोर्ट देते हैं। और उसके आधार पर, ये भाषा के आधार पर, पहली बार भाषा के आधार पर राज्य निर्माण की मांग को स्वीकार कर ली जाती है। लेकिन इसके लिए भी कुछ मापदंड निर्धारित किए जाते हैं, जैसे इसके मापदंडों में जैसे भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, अर्थात भारत जो था इसकी एकता, अखंडता, सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। मैंने पहले भी बोला था कि भारत अभी भी शैशव अवस्था में था और कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि उसके अंदर एक और देश बन जाए। अतः इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भाषा के आधार पर नए राज्य निर्माण की बात की गई कि भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्यों का भाषा के आधार पर निर्माण करने की बात की गई। भाषाई सांस्कृतिक एकरूपता की बात की गई, अर्थात जो राज्य बनाया जाए उसमें भाषाई सांस्कृतिक, भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता हो। जैसे मान लो कि राजस्थान है, अब राजस्थान का भी एक मांग की जाती है भाषा को, राज्य भाषा, यहाँ की लोकल लैंग्वेज राजस्थानी भाषा है, उसको बनाने के लिए। तो इनकी ये थी कि जब अगर स्टेट बनता है कोई भी, जैसे गुजरात था, तो उसकी एक भाषा और संस्कृति में एक रूपता हो, कहीं अलग अलग नहीं हो, अर्थात उसका पर्याप्त शब्दकोश भी हो। जैसे भाषा थी तो उसका पर्याप्त शब्दकोश हो, लैंग्वेज हो, अर्थात उसकी बोलचाल के लिए कितने लोग उसको सहमत हैं, ये सब भी चीज़ें हो। तो भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता हो। इसके आधार पर फिर था कि वित्तीय, प्रशासनिक और आर्थिक तंत्र भी इस लायक हो, उनका वित्तीय, प्रशासनिक और आर्थिक तंत्र ये सब भी हो, तो इन सब को भी ध्यान में रखा गया। फिर था कि सभी राज्य और पूरे देश में लोगों के, जो जितने भी राज्य और राज्य थे, उनके साथ में इनका समायोजन अर्थात उनके साथ सामंजस्यता बिठाते हुए आगे काम करना चाहिए, अर्थात लोक कल्याण के लिए काम करना चाहिए, लोगों के कल्याण की योजनाओं का समर्थन करना चाहिए, मिलजुल करके समन्वय के साथ। इस तरह की मापदंडों के आधार पर, इस तरह के जो मापदंड बनाए गए थे फजल अली आयोग द्वारा, उस आधार पर भारत में भाषा के आधार पर राज्य निर्माण की अनुमति दे दी गई। तो दोस्तों, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस आधार पर भाषा, अर्थात भाषा के आधार पर राज्य निर्माण की जानकारी तो दे दी गई थी, लेकिन उसमें कितने पॉइंट और थे जिनके आधार पर, अर्थात क्या क्या उन्होंने मेंशन किए, क्या क्या उन्होंने बातें बताई थी, जिस आधार पर। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाषा के आधार पर राज्य निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन कैसे किया गया, उसके क्या क्या पॉइंट थे, क्यों क्यों बताए गए थे, और क्या क्या किस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए वो बात की गई थी। तो जिसमें भारत की एकता और अखंडता, सुरक्षा का संरक्षण, भाषाई सांस्कृतिक एकरूपता, वित्तीय, प्रशासनिक और आर्थिक तंत्र को ध्यान में रखना, और सभी राज्यों और भारत के पूरे लोगों के कल्याण का काम करना, अर्थात सबके साथ समायोजन करके काम करने की बात की गई थी। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, क्या इस जो फजल अली आयोग जो था, इसने अनेक क्या सलाहें दी थी, अर्थात किन कौन कौन सी बातों और अलग बातें दी गई थी। क्योंकि इसके बाद था, इन्होंने मूल संविधान जो भारत का था, मूल संविधान में जो 4 आयाम में थे, उन 4 आयामों और क्षेत्रों को समाप्त किया जाए। अर्थात 4 आयामों का मतलब था कि जो भारत में राज्यों का कैटेगराइजेशन किया गया था, कैटेगराइजेशन जैसे ए, बी, सी और डी, इस तरह की कैटेगराइजेशन था राज्यों का, उस कैटेगराइजेशन को समाप्त करके क्षेत्रों को, और वो जो अलग अलग क्षेत्र बनाए गए थे उनको भी समाप्त किया जाए, उन क्षेत्रों को समाप्त किया जाए। तो जो राज्य सरकार थी, केंद्र सरकार, उसके द्वारा इस बात को तो स्वीकार कर लिया गया, लेकिन इसने एक और मांग की थी कि 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया जाए, जो स्वीकार नहीं की गई थी, यह स्वीकार नहीं की गई थी ये मांग।
तो इस प्रकार देखते हैं कि ये जो पुनर्गठन था अर्थात फजल आयोग था या पूरी जितनी भी ये प्रक्रिया रही थी, तो उनका किस तरीके से भारतीय परिप्रेक्ष्य पे प्रभाव पड़ता है, भारत के संविधान के, भारत के राज्यों पर और भारत की संस्कृति पर भी किस तरह से प्रभाव पड़ता है, उसमें देखते हैं। अब जब राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है तो उसके बाद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी बनता है, क्योंकि उसको अधिनियमित किया जाएगा, कानून का रूप तो दिया जाएगा ना। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बनता है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों कि किस अधिनियम अर्थात किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में राज्यों को जो समाप्त कर दिया गया था, कैटेगराइजेशन समाप्त कर दिया गया था। तो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में राज्यों का जो कैटेगराइजेशन किया गया था, अर्थात जो ये मांग की गई थी 4 आयामों वाली, इस मांग को 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में जो 7वां संविधान संशोधन किया गया था, इसके द्वारा इसको हटा दिया गया, बा, क और ख को इसको समाप्त कर दिया गया। परिणाम स्वरूप भारत में लास्ट में जो राज्य बने थे नवंबर 1956 में राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। इसके बाद नए राज्य बने भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, और इसके बाद में नए नाम बनाए गए उनका। कुछ राज्यों को अलग से हटा करके नए राज्य बना दिए गए। कुछ राज्यों को जो अब तक भारत से जुड़े नहीं थे, अर्थात कुछ जगह पर अभी जैसे गोवा था, वहाँ पर पुर्तगालियों का शासन था। इस तरह से मिनिकोय, इन सब केंद्र शासित जो प्रदेश थे, छोटे छोटे द्वीप थे, उन पर भी अभी विदेशियों का ही शासन था, उनको भारत के साथ में जोड़ा गया। तो अब देखते हैं दोस्तों हम 1956 के बाद में भारत में राज्यों का गठन किस तरीके से होता है, किस तरह की यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है, इसी चरण में देखेंगे। नवंबर 1956 को फ्रांस की जो सरकार थी उसने, क्योंकि ये जो बस्तियां थी मैंने बताया पहले, पांडिचेरी, एनाम, चंद्रनगर, करिकाल या फिर इस तरह की जो जितनी भी और बस्तियां थी, इनमें फ्रांसीसी थे उनका अब तक अधिकार था। अब तक भारत में फ्रांसीसियों का ये छोटे छोटे जो द्वीप थे इन पर अधिकार था। इन्होंने भारत को दे दिया और 28 मई 1956 को इस संबंध में एक संधि पर हस्ताक्षर हो गए। अर्थात ये कहा जा सकता है कि 1956 के बाद में करिकाल, एनम, पांडिचेरी, इन सब पर हस्ताक्षर जो फ्रांसीसी बस्तियां थी, यह भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि भारत में कौन कौन सी जो थी फ्रांसीसियों के अधीन थी वो बस्तियां, वो थी पांडिचेरी, एनम, करिकाल और चंद्रनगर जो थी, ये बस्तियां फ्रांसीसियों के अधीन थी। अर्थात ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा सका है दोस्तों, पहले भी पूछ लिया गया है। ये इसमें पूछा गया था, पांडिचेरी पूछी जा चुकी है, एनम पूछी जा चुकी है, चंद्रनगर पूछा जा सकता है, अभी तक शायद करिकाल नहीं पूछा गया है। तो ये तीनों पूछी जा चुकी है। तो अर्थात ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पांडिचेरी, एनम, चंद्रनगर और करिकाल किसके अधीन थी, किस उपनिवेश के अधीन था, वो था फ्रांस के अधीन था। और फ्रांस ने भारत पर में विलय के संबंध में हस्ताक्षर कर ले 28 मई 1956 को, और इसके बाद इन सभी को मिलाकर पांडिचेरी राज्य बना दिया गया। अर्थात पांडिचेरी में 4 छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे जो बस्तियां थी वो थी पांडिचेरी में थी एहनाम, करिकाल, चंद्रनगर और पांडिचेरी खुद था। इस तरह से एक पांडिचेरी राज्य संघ राज्य क्षेत्र था, केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। इसके बाद में 10 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई थी। मैंने बताया था कि हैदराबाद जो थी एक रियासत, देसी रियासत थी पहले, उसको पुलिस कार्रवाई अर्थात सैन्य कार्रवाई के द्वारा, अर्थात ऑपरेशन पोलो जो चलाया गया था, उसके द्वारा भारत में मिलाया गया था ऑपरेशन पोलो। इसके द्वारा इसमें मिला लिया गया था। इसके बाद में एक और जो पुर्तगालियों के दिन बस्ती थी वो थी गोवा, और उसके दिन एक छोटा सा द्वीप था वो दमन दीव। ये सब पुर्तगालियों के दिन थे। यहाँ पर भी भारत सरकार ने 1961 में एक पुलिस कार्रवाई की थी, वो थी 10 दिसंबर 1961 को। इसके द्वारा इस पर भी अधिकार कर लिया और भारत में 12वें संशोधन के द्वारा गोवा, दमन दीव को भारत की प्रथम परिशिष्ट में शामिल कर दिया गया और भारत का एक अभिन्न अंग बना लिया गया। तो दोस्तों यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है इन सब इस पूरी फाइल में से, पूरी पीडीएफ में से, ये कि पहला तो ये था कि फ्रांस के अधीन कौन कौन सी बस्तियां थी जो हमने बताई है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोवा पर पुलिस कार्रवाई कब की गई, अर्थात सैन्य कार्रवाई कब की गई थी। 10 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों के अधीन जो था इस पर कार्रवाई की गई और इसको भारत में मिला लिया गया था। तो
तो ये गोवा जो थी ये तो पुर्तगालियों के अधीन थी, चंद्रनगर, करिकाल, पांडिचेरी और यानम जो थी वो फ्रांसीसियों के अधीन थी। इस तरीके से भारत में 1956 के बाद में भारत में राज्यों का गठन, केंद्र शासित प्रदेशों का गठन करने की प्रक्रिया चलती रही। फिर देखते हैं दोस्तों कि आगे भारत में राज्यों का निर्माण कैसे होता है, किस तरीके से राज्यों का निर्माण आगे चलता रहता है, वो सब देखते हैं दोस्तों कि वर्तमान में जो भारत में राज्यों का परिदृश्य है, भारत में जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वो कैसे बने थे, कैसे कैसे उनका निर्माण हुआ था, किस डेट को उनका निर्माण हुआ था। तो वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य, 8 संघ राज्य क्षेत्र है अर्थात केंद्र शासित प्रदेश है और इन्हें संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। तो दोस्तों यह भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत वर्तमान में 28 राज्य हैं, संघ राज्य क्षेत्र कितने 8 है और किस सूची में शामिल किया जाता है, इनको प्रथम सूची में शामिल किया जाता है। और एक और चीज ये है कि जम्मू कश्मीर जब तेलंगाना राज्य बना था तो तेलंगाना राज्य 2 जून 2014 को बना था। 2 जून 2014 को जब तेलंगाना बना था तो भारत में राज्यों की संख्या जो हो गई थी 29 हो गई थी, लेकिन 2019 में JNK जम्मू और कश्मीर जो राज्य था इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद में जम्मू एंड कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया और लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस प्रकार केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भी 9 हो गई थी, लेकिन फिर से दमन, दीव और इन सब को मिलाकर के एक और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो जब इन सब को मिला दिया गया तो 8 ही केंद्र शासित प्रदेश रह गए। तो इस प्रकार देखते हैं हम 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में भारत में हैं। तो पहला जो राज्य बना था भारत में वो भाषा के आधार पर बना था, वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके निर्मित किया गया, जो भाषा के आधार पर निर्मित भारत का प्रथम राज्य था। इसके बाद जो बंबई प्रांत था, उस टाइम पे बंबई प्रांत था, उससे अलग करके गुजरात और महाराष्ट्र नामक 2 नए प्रांत बनाए गए थे 1 मई 1960 को। तो महाराष्ट्र जो था मराठी भाषी क्षेत्रों के लिए बनाया गया था और गुजरात जो था गुजराती भाषी क्षेत्रों के लिए बनाया गया था। आता है नागालैंड। नागालैंड का गठन किया गया था 4 दिसंबर 1963 को। इसमें क्या था कि जो नागा पहाड़ियां थी उनको मिलाकर के और असम का जो तेनसांग जो क्षेत्र था, तेनसांग जो क्षेत्र था, इसको मिलाकर के नागालैंड का रिफॉर्मेशन किया गया 4 दिसंबर 1963 का। अर्थात 1963 में नागा पहाड़ियों और असम के बाहर का कुछ क्षेत्र त्यानसेन ये क्षेत्र को मिलाकर के नागालैंड का गठन कर दिया गया। इसी प्रकार पंजाब जो था, पंजाब में पंजाबी और हिंदी भाषी 2 भाषी क्षेत्र के लोग रहते थे। तो जब हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों ने भी मांग की कि हमें पंजाब से अलग करके एक हिंदी भाषी क्षेत्र में तवज्जो दी जाए और उनको अलग से राज्य बनाया जाए, तो इस प्रकार पंजाब से अलग करके 1 नवंबर 1964 को अर्थात 1966 को पंजाब राज्य से पहली बार चंडीगढ़ भी बनाया और इसी टाइम पे हरियाणा भी बना। फिर आता है हिमाचल। 25 जनवरी 1970 को हिमाचल जो था केंद्र शासित प्रदेश को, जो पहले केंद्र शासित प्रदेश था, उसको पूर्ण राज्य बना दिया गया। तो ये क्वेश्चन भी पहले पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का जो दर्जा प्राप्त था उसका पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 25 जनवरी 1970 में। इसके बाद में राज्य बनाया गया, इसके बाद 1971 में पूर्ण राज्य बना दिया गया। मेघालय का निर्माण 21 जनवरी 1972 को अर्थात 21 जनवरी 1972 को 3 राज्यों का निर्माण किया गया, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा मैत्री अर्थात इसको मैत्री कह सकते हैं, मैत्री अर्थात मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। इसमें 1972 में पूर्वोत्तर भारत के राजनीतिक मानचित्र में व्यापक परिवर्तन किए गए इसके, क्योंकि भारत का जो मानचित्र है उसमें बीच में हम देखते हैं कि 1972 में बांग्लादेश बनता है पूर्वी पाकिस्तान से अलग करके। तो भारत का एक जो हिस्सा है एक तरीके से इस तरह से है, क्योंकि यहाँ से इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है भारत, ये अरुणाचल प्रदेश का, और ये जो हिस्सा बनता है यहाँ पर इधर जो हिस्सा
अलग रहता है, तो भारत से इसका थोड़ा सा लिंक रहता है, लगभग उसी लिंक से ये भारत से जुड़े रहते हैं। इनको 7 सिस्टर भी कहा जाता है इन राज्यों को। तो हम देखते हैं कि 1972 में पूर्वोत्तर भारत के राजनीतिक मानचित्र में व्यापक परिवर्तन होता है। 2 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं, मणिपुर और त्रिपुरा, और फिर उपराज्य बनाया जाता है मेघालय, अर्थात इनका रिफॉर्मेशन किया जाता है। तब तक तो मणिपुर और त्रिपुरा जो थे ये तो क्या बनाए जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, और उपराज्य कब बनाए जाते हैं, उपराज्य जो था मेघालय को उपराज्य का दर्जा दिया जाता है। इसके अलावा 2 संघ शासित प्रदेश मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, मूलतः जो अरुणाचल प्रदेश है इसको पहले नेफा क्षेत्र कहा जाता, अर्थात सीमांत एजेंसी क्षेत्र जो था ये कहा जाता था नेफा। तो ये भी दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, तो नेफा क्या है, नेफा तो नेशनल नॉर्थ ईस्ट, नेफा की फुल फॉर्म होती है, ये भी पूछ ली गई है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, अर्थात सीमांत प्रदेश, उत्तरी पूर्वी फ्रंटियर एजेंसी सीमांत क्षेत्र था, इसको नेफा कहा जाता था, जो वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश है, यह अस्तित्व में आया। इस प्रकार दोस्तों सिक्किम का निर्माण होता है 26 अप्रैल 1975 को, 35वें संविधान संशोधन द्वारा इसको राज्य का दर्जा दिया जाता है 1974 में, और 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना करके 22वां राज्य बना लिया जाता है। तो सिक्किम दोस्तों यह भी पूछा गया है कि सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में मिलाया गया। जब अगर फैक्ट्स पे की बात की जाती है तो फैक्ट्स में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो यह भी पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ क्या सिक्किम का निर्माण कब हुआ था। सिक्किम का निर्माण हुआ था 26 अप्रैल 1975 को। इसके बाद में हम देखते हैं कि 35वें संविधान संशोधन द्वारा इसको राज्य का दर्जा दे दिया जाता है, और 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसे भारतीय क्षेत्र में भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है, और भारत का 22वां स्टेट बनता है। फिर मिजोरम और अरुणाचल का प्रदेश का निर्माण 20 फरवरी 1987 को किया जाता है। फिर गोवा जो 25वां राज्य बनता है, क्योंकि पहले तो गोवा, दमन दीव और उन सबको 1961 में किनके दिन थे, पुर्तगालियों के दिन थे, वहां से लाया जाता है और उनको भारत में मिलाया जाता है केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में, और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 30 मई 1987 को दिया जाता है। तो दोस्तों ये भी पूछा गया है तो कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया है, तो गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और किससे अलग करके दिया गया था, दमन दीव से अलग करके गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो दोस्तों हम देखते हैं कि भारत के लगातार राज्यों का निर्माण और नाम परिवर्तन होते रहे हैं, और लगातार नए राज्यों का निर्माण किया जाता है, अर्थात भारत धीरे धीरे वर्तमान स्वरूप में आ रहा है। तो इसके बाद में गोवा 25वां 30 मई 1987 को बना, दमन और दीव को अलग करके। फिर आता है छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बनता है 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके। इसके बाद में उत्तराखंड आता है 27वां राज्य 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर के। जो उत्तराखंड जो था इसका पहले नाम था उत्तरांचल, उत्तरांचल था इसका नाम, जो बाद में उत्तराखंड कर दिया गया। झारखंड 15 नवंबर 2000 को बना। तेलंगाना जो 29वां राज्य बना था भारत का 2 जून 2014 को बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर। इस प्रकार दोस्तों हम देखते हैं कि भारत में अनेक राज्यों का निर्माण होता है, उनका नामों में परिवर्तन किया जाता है, उनको क्योंकि क्षेत्रों को अलग अलग क्षेत्रों की डिमांड के अनुसार मांग को पूरा किया जाता है। कुछ क्षेत्र जो उपनिवेश काल में या कह सकते हैं रियासती काल में उनका वही नाम था, तो वो भी अभी तक चला रहा था, तो क्षेत्र की डिमांड और समय के मांग के अनुसार उनमें नामों में परिवर्तन किया जाता है। जैसे संयुक्त प्रांत था, जो संयुक्त प्रांत था उसका नाम बदल करके 1950 में उत्तर प्रदेश कर दिया गया, क्योंकि समय की मांग के अनुसार नामों में परिवर्तन किया जाता है और धीरे धीरे इनका नामों में इनको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लाया गया। तो वर्तमान जब संदर्भ में देखते हैं तो संयुक्त प्रांत जो पहले था उसको 1950 में उत्तर प्रदेश बना दिया गया। 1969 में जो मद्रास था उसका नाम तमिलनाडु कर दिया गया। 1973 में जो मैसूर है, मैसूर जो पहले जाना जाता था वो कर्नाटक, पूरा मैसूर को कर्नाटक जो उसके अंदर ही आता था, तो मैसूर का नाम बदल करके कर्नाटक कर दिया गया। फिर दोस्तों लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीप, इन सबको मिला करके लक्षद्वीप रख दिया गया। तो लक्षद्वीप में 3 द्वीप थे, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीप को मिलाकर के लक्षद्वीप रख दिया गया।
अब दोस्तों एक और चीज, पहले तो गोवा का मैंने कहा था कि गोवा को कैसे कब बनाया गया था, गोवा का पूछा जा चुका है। इसके बाद में हम देखते हैं दिल्ली कब बना था, अर्थात दिल्ली का क्या नाम रखा गया था। तो दिल्ली 1992 में दिल्ली के संघ शासित प्रदेश का नया नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र रखा गया। तो दोस्तों यह भी पूछा गया है कि दिल्ली का नया नाम क्या है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, 69वें संविधान संशोधन अर्थात 69वें संविधान संशोधन के द्वारा कब किया गया, 1992 में। अर्थात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली जो नाम पड़ा था 1992 के 69वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा दिल्ली का नाम रखा गया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। 2006 में उत्तराखंड का नाम, मैंने पहले बताया कि उत्तराखंड का नाम बदल करके इसका भी उत्तरांचल का नाम बदल करके उत्तराखंड कर दिया गया। अर्थात पहले जो अभी जो उत्तराखंड है वर्तमान में, इसका नाम पहले था उत्तरांचल, क्योंकि ये भी यूपी से ही बना था। यूपी जो था ये मतलब ऊपर वाला जो पहाड़ था, ये वाला पहाड़ जो था अर्थात हिमालय से सटा जो पहाड़ था ये था उत्तरांचल, अर्थात उत्तर में था, उत्तर प्रदेश के उत्तर में था, इसलिए इसको उत्तरांचल कहा गया। अब जब इसका नया नाम 2006 में दिया गया उत्तराखंड, अर्थात उत्तरी उत्तराखंड अर्थात उत्तर प्रदेश जो था इसका एक भाग था, एक खंड था, उत्तराखंड कर दिया गया। अब पांडिचेरी का नाम बदल करके 2006 में पुडुचेरी कर दिया गया, तो दोस्तों यह भी बहुत बार लिया गया है कि पांडिचेरी का नाम बदल करके पुडुचेरी कब किया गया था, 2006 में। और 2011 में उड़ीसा का नाम बदल करके ओडिशा कर दिया गया, और वहाँ की जो भाषा है वो भी ओडिशा की जो भाषा है वो ओडिया है। इस प्रकार से दोस्तों हमने भारत में राज्यों के पुनर्गठन, राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया, राज्यों के नाम का परिवर्तन किस तरह से हुआ था, ये सब को एक एक करके एक एक कड़ी के माध्यम से हमने बहुत अच्छे से समझा। मुझे लगता है आपको अब इसमें से हर पॉइंट, हर फैक्ट के बारे में अच्छे से जानकारी होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इसमें से कुछ जो नामों का जो डेटा है इसके बारे में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लगभग हर एग्जाम में, किसी भी तरीके के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पुट हो गए हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, अगली क्लास में हम मिलते हैं। धन्यवाद।